हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मनुस्मृति के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसके बारे में क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुस्मृति। मनुस्मृति जैसे कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना है, मनु प्लस स्मृति। मनु का मतलब क्या होता है? मनु एक ऋषि थे, उनका नाम था मनु। ठीक है, उनको मानस पुत्र भी कहा जाता है, ब्रह्मा का। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है मनुस्मृति, ये मनु की स्मृति में यानी कि मनु की याद में ही लिखा गया था। ठीक है, मनुस्मृति क्यों लिखा गया था? मनु की याद में। किसने लिखा था? मनु के शिष्यों ने ये लिखा था। ठीक है, मनु की जो भी टीचिंग्स थी, जो भी उनकी थिंकिंग थी, आइडियाज़ थे, उन सबको उसमें इंक्लूड किया गया था। अब मनुस्मृति जो है इसको बहुत ही कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट माना जाता है। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि इसके बहुत ही सारे क्रिटिसाइजर्स हैं। क्रिटिसाइज लोग इसको क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एक तो जो वीमेन है उसके स्टेटस को काफ़ी कम दिखाया गया है। ठीक है, वीमेन के सबऑर्डिनेट स्टेटस की वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। दूसरा, इसने कास्टिज़म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक, अब ये जो मनुस्मृति टेक्स्ट है ये स्मृति बेस्ड है, मतलब कि स्मृति के आधार पर इसे लिखा गया है। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो सपोर्टर थे मनुस्मृति के, क्योंकि वो मनुस्मृति को सपोर्ट करते थे उसमें जो भी लिखा हुआ है। लेकिन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उनको क्रिटिसाइजर माना जाता है मनुस्मृति का। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने मनुस्मृति को क्रिटिसाइज़ किया। वो बोलते थे कि ये जो मनुस्मृति है, जितने भी वेदास हैं, इन पर डायनामाइट रख देना चाहिए। डायनामाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो वो डायनामाइट से इसको डिस्ट्रॉय करने की सलाह देते थे। क्यों? क्योंकि ये जो प्राचीन ग्रंथ था मनुस्मृति, वो मानते थे कि मनुस्मृति में शूद्रों के प्रति काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार लिखा गया है, कि शूद्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाना चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ था। तो इस वजह से जो बी आर अम्बेडकर थे वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, कास्टिज़म को वो पसंद नहीं करते थे। एंड क्योंकि इसमें कास्टिज़म के बारे में ही इतना बढ़ चढ़ कर लिखा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने इसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। ठीक है, अब मनुस्मृति के जो क्रिटिसाइजर्स हैं वो इसलिए भी उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि इसमें वीमेन का सबऑर्डिनेट स्टेटस दिखाया गया था। मतलब कि ये कहा गया था कि जो महिलाएं हैं वो हमेशा अधीन रहेगी पुरुषों के। ठीक है, तो क्योंकि महिलाओं को काफ़ी निचला स्टेटस दिया गया था, इसी वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है फेमिनिस्ट जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो मनुस्मृति को फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया। अब मनुस्मृति जो है वो एक वैदिक टेक्स्ट है। ठीक है, वैदिक टेक्स्ट जितने भी होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति मतलब कि बेस्ड ऑन हियरिंग, वो टेक्स्ट जो कि हियरिंग के आधार पर लिखे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप वेदास को ही मान सकते हैं, ऋग्वेद। ठीक है, जो कि सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद, वो भी एक क्या था? श्रुति बेस्ड टेक्स्ट था। ठीक है, मतलब कि वो सुनी सुनाई जो एक तरीके से रिचुअल्स थी, एक तरीके से बातें थी, उन्हीं को उसमें ऐड ऑन किया गया था। ठीक है, तो जो हियरिंग बेस्ड टेक्स्ट होते हैं जिनके अंदर कुछ चीज़ सुनकर लिखा जाता है उनको श्रुति कहा जाता है। एंड जो मेमोरी बेस्ड टेक्स्ट होता है उनको स्मृति कहा जाता है। ठीक है, स्मृति बेस्ड ऑन मेमोरीज, जैसे मनुस्मृति भी एक स्मृति बेस्ड टेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनु कौन थे? मानस पुत्र ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन थे? क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये माना जाता है कि जो मनु थे वो मानस पुत्र थे ब्रह्मा के, जो कि क्रिएटर थे यूनिवर्स के। अब अगर मनु मानस पुत्र थे ब्रह्मा के, तो वो पृथ्वी पर क्यों आए? ठीक है, वाई? तो इसका रीज़न ये था कि पृथ्वी पर अराजकता फैल गई थी। ठीक है, मतलब कि ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि कौन उन पर रूल करेगा। ठीक है, एंड उस टाइम पर क्योंकि जब एनार्की होती है, जब अराजकता होती है, तो क्या होता है, जो अपराध है वो बढ़ जाते हैं।
क्योंकि लोगों को डर नहीं होता किसी का भी कि अगर हमने ये किया तो हमें ये सज़ा दे सकता है कोई। तो जब कोई राजा ना हो तो लोग अपनी मनमानी करते हैं, एंड जब सब लोग अपनी मनमानी करेंगे तो क्या होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, उथल पुथल की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, उथल पुथल की स्थिति हो जाएगी। तो अराजकता हो गई अर्थ पर, पृथ्वी पर। मत्स्यायान वॉज प्रिवेलिंग, मत्स्यायान बहुत ही प्रिवेलिंग था। मत्स्यायान का मतलब क्या होता है? मत्स्यायान का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि जो व्यक्ति पावरफुल था वो कम पावरफुल वाले व्यक्ति को सप्रेस करने लगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जो ताकतवर लोग थे उनका बोलबाला बढ़ गया। ठीक है, एंड वो गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को दबाने लग गए। तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया ब्रह्मा से कि वो रिमूव कर दे एनार्की को, मतलब कि अराजकता को वो रिमूव कर दे, एंड एक किंग यानी कि एक रूलर को, एक राजा को भेज दे पृथ्वी पर, ताकि वो सब कुछ कंट्रोल में ले आए, सारी जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल गई हुई है उसको कंट्रोल में ले आए। तो ब्रह्मा ने मनु को क्रिएट किया। ये मिथोलॉजी है, मिथिकल स्टोरीज में हमें ये सुनने को मिलता है। ठीक है, मनु जो थे वो पहले किंग माने जाते हैं। ये माना जाता है कि मनु पहले राजा थे। उनको फर्स्ट लॉ गिवर भी माना जाता है, जिन्होंने कानून की किताब लिखी। पहली कानून की किताब, पहली जो लॉ बुक थी वो किसने लिखी थी? मनु ने लिखी थी। ठीक है, एंड मनुस्मृति को ही फर्स्ट लॉ बुक माना जाता है। मनु को फादर ऑफ मनुस्मृति भी माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मनुस्मृति जो थी वो मनु के विचारों पर ही बेस्ड थी। ठीक है, इसलिए फादर ऑफ मनुस्मृति मनु को ही माना जाता है। एंड मनु जो थे वो मानस पुत्र थे ब्रह्मा के। मनु जो थे वो धर्म के सपोर्टर थे। वो मानते थे कि जो धर्म है वो ही सब कुछ है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, अगर धर्म नहीं होगा तो पृथ्वी भी सही से संचालित नहीं हो पाएगी। तो वो धर्म को काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते थे, एंड इससे भी इम्पोर्टेंट वो मानते थे राजधर्म को, मतलब कि राजा का जो धर्म है। ठीक है, पृथ्वी धर्मम धृतम, ये लाइन उन्होंने कही। इसका मतलब है धर्म होल्ड लाइफ ऑन अर्थ। उनका मानना था कि हमारी पृथ्वी पर ये जो जीवन है ये इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर धर्म है। जहाँ पर धर्म नहीं होता वहाँ पर जीवन नहीं होता। ये उनके विचार थे। ठीक है, मनुस्मृति जो थी उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, काफ़ी चीज़ें मेंशन है, जैसे रोल ऑफ किंग यानी कि राजा का क्या कर्तव्य होगा। धर्मशास्त्र मतलब कि जिसमें ये लिखा होता है कि कौन कौन सी नीतियाँ, कौन कौन से कानून हैं जो कि राजा को फॉलो करने होंगे। दंड नीति, अगर राजा किसी ऐसे व्यक्ति को देखे जो गलत काम कर रहा है तो उसको पनिश करे, जो व्यक्ति सही काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड दे। ठीक है, इनाम दे। तो ये दंड नीति में लिखा हुआ था। ठीक है, तो मनुस्मृति जो है इसमें इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था, राजा के कर्तव्यों को, धर्मशास्त्र को, दंड नीति को। ठीक है, 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये भी मनुस्मृति में लिखे हुए मिले हैं। धर्म मतलब अपने धर्म को फॉलो करना, अच्छे काम करना। ठीक, क्योंकि अगर हमें अपनी आजीविका चलानी है, अगर हमें अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना है तो पैसों की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए दूसरे नंबर पर अर्थ को रखा गया था कि व्यक्ति जो है वो कर्म करे धन अर्जित करने के लिए। एंड वो जो धन अर्जित करेगा अपना कर्म करके, कुछ भी काम करके, उससे वो लोगों की सेवा करे, उससे अपने धर्म के काम करे। ठीक है, तो दूसरा जो पुरुषार्थ है उसमें अर्थ को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, 3rd नंबर पे काम। इसमें क्या था? अपनी कामना की पूर्ति करे व्यक्ति, मतलब कि जो भी इंसान के प्लेजर्स हैं उसके ऊपर काम करें। ठीक है, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर कामनाएं ही नहीं होगी, डिज़ायर्स ही नहीं होगी, तो व्यक्ति जो है वो निष्कर्म होकर बैठ जाएगा, मतलब कि वो कोई भी काम नहीं करेगा। वो सोचेगा मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर डिज़ायर होगी कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है, तो वो उसमें मेहनत करेगा, कर्म करेगा। ठीक है, तो 3रे नंबर पर काम को रखा गया। 4थे नंबर पर मोक्ष, कि जब व्यक्ति जो है वो इन तीनों को अचीव कर ले तो वो भगवान की तरफ जाए, क्योंकि असली जो संतुष्टि है, असली जो सेटिस्फैक्शन है वो तो भगवान के पास जाकर ही मिलेगा। तो 4थे नंबर पर आता है मोक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुस्मृति जो है ये मेंशन करती है 4 आश्रम्स। ठीक है, 4 आश्रम मेंशन करती है। ये जो 4 आश्रम है ये 4 स्टेजेस है लाइफ की।
4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आता है ब्रह्मचर्य, जो कि जब व्यक्ति पैदा होता है तब से लेकर उसकी जब तक शिक्षा चलती है तब तक का है। इसमें व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है, अपना करियर बनाता है। दूसरे नंबर पर आता है गृहस्थ। इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसमें इंक्लूड होता है गृहस्थ आश्रम। ठीक है, जिसमें व्यक्ति शादी करता है 22 साल से लेके 40 साल तक की एज। ठीक है, इसमें वो अपने सांसारिक कर्तव्यों को कंप्लीट करता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे होता है वानप्रस्थ। ठीक है, जब व्यक्ति 50 साल का हो जाता है, 40-50 साल से ऊपर की जब व्यक्ति की एज हो जाती है तो वो मोह माया धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इतने साल तक व्यक्ति मोह माया में रहा तो इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ सकता। तो वानप्रस्थ में वो धीरे धीरे कोशिश करता है मोह को कम करने की। ठीक है, अपने परिवार से मोह कम करने की। फिर ये जो सांसारिक वस्तुएं होती है जैसे पैसा, ठीक है, महंगे कपड़े, इन सब से मोह कम करने की व्यक्ति क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, जब 40 साल की उम्र के पड़ाव पर वो पहुंच जाता है तब। फोर्थ नंबर पे सन्यासी। इसमें होता है 60 साल के बाद। ठीक है, 40 से 60 साल तक वानप्रस्थ का जीवन एंड 60 साल के बाद कंप्लीट सन्यासी। व्यक्ति जो है वो अपना घर छोड़कर फिर सन्यास ले लेता है। ठीक है, जंगलों में तपस्या करने के लिए चला जाता है। तो पहले इस तरीके से 4 आश्रम में बांटा गया था मनुष्य के जीवन को, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है 4 वर्ण कौन कौन से थे, 4 वर्णास। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण पढ़ाने का काम करते थे, पूजा पाठ करने का काम करते थे। क्षत्रिय, इसमें राजा आता था जो कि क्या करता था, लड़ाई करता था दूसरे राजाओं के साथ। ठीक है, एंड अपनी प्रजा जो थी उसके हित पर अपना काम करता था, अपने प्रजा का हित करता था। ठीक है, तीसरे नंबर पर वैश्य। वैश्य क्या करता था, वैश्य करता था व्यापार। ठीक है, वैश्य क्या करता था, व्यापार। एंड नेक्स्ट आता था शूद्र। शूद्र क्या करता था, जो शूद्र होता था उसका काम था सेवा करने का। ठीक है, वो क्या करता था, वो सेवा करता था ऊपर वाले 3 वर्णों की। तो इस तरीके से 4 वर्णों में बांटा हुआ था उस टाइम पर। अनटचेबल में वो लोग आते थे जो कि शूद्रों से भी नीचे माने जाते थे। ठीक है, जैसे जो लोग मरे हुए जानवरों को साफ करते थे। ठीक है, एंड जो लोग एक तरीके से आप बोल सकते हैं जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी क्रिया करने का जो काम करते थे वो अनटचेबल्स में शामिल थे। ठीक है, मनुस्मृति मेंशन करती है 16 इसेंशियल रिचुअल्स जिनको संस्कार कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक 16 इसेंशियल रिचुअल्स हमारे वेदों पुराणों में लिखे हुए हैं। ठीक है, जिनको संस्कार कहा जाता है। जैसे व्यक्ति जब पैदा होता है तो कुछ समय बाद उसका मुंडन होता है। ठीक है, फिर उसको शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता है। तो ये सब क्या थे, संस्कार थे। इस तरीके के 16 एसेंशियल रिचुअल्स लिखे हुए हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति में स्टेट के बारे में भी लिखा हुआ है। मनुस्मृति के चैप्टर 7 में स्टेट के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल है। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल इन द सेंस कि जो लोग हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है गॉड से स्टेट के लिए, एंड देन जो भगवान थे उन्होंने स्टेट क्रिएट किया। ठीक है, पीपल रिक्वेस्टेड ब्रह्मा टू क्रिएट अ स्टेट। लोगों ने ब्रह्मा से रिक्वेस्ट की स्टेट को क्रिएट करने के लिए। गॉड ने फिर स्टेट को क्रिएट किया। स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अपहोल्ड धर्म, यानी कि धर्म को बनाए रखना। ठीक है, स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अपहोल्ड धर्म। किंग हैज़ डिवाइन पर्सनैलिटी, मतलब कि राजा की जो पर्सनैलिटी है उसको डिवाइन माना जाता है। ये माना जाता है कि जो राजा है उसको खुद भगवान ने चुना है दूसरे लोगों पर राज करने के लिए। क्यों चुना गया भगवान के द्वारा, ऐसा क्यों माना जाता है, ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि उस टाइम पर जो लोग थे उनके अंदर ये धारणा थी कि जो राजा है वो मल्टी टैलेंटेड होता है, एंड जो किंग है उसके अंदर सारे गुण होते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद उसे चुना है लोगों पर राज करने के लिए। ठीक है,
किंग इज अंडर धर्मा, लेकिन जो राजा है वो भी धर्म के अंदर रहकर ही अपना रूल करता है। ठीक है, उस टाइम पर जो राजा था उसकी जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी। ठीक है, मतलब कि राजा के बाद उसका बेटा ही अगला राजा बनेगा। किंग मस्ट बी अ क्षत्रिय, राजा जो है वो क्या होता था, एक क्षत्रिय होता था। ड्यूटी ऑफ किंग, राजा की ड्यूटीज़ क्या क्या थी, नॉलेज ऑफ वेदास, मतलब कि वेदों की नॉलेज लेना। शुड रिस्पेक्ट ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक राजा को, ये लिखा हुआ है मनुस्मृति में। राजा की कुछ ड्यूटीज़ लिखी हुई है। ठीक है, टोटल 8 से 10 ड्यूटीज़ लिखी हुई है राजा की मनुस्मृति में। तो पहली ड्यूटी है कि राजा के अंदर नॉलेज होनी चाहिए वेदास की, राजा को वेदों को पढ़ना चाहिए एंड उसकी नॉलेज लेनी चाहिए। दूसरा, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीसरा, जल्दी उठना चाहिए सुबह। चौथा, जो राजा है उसको दिन में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, शुडंट इंडल्ज इन हंटिंग, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, राजा जो है उसको हंटिंग यानी कि शिकार नहीं करना चाहिए, एंड उसको गैम्बलिंग यानी कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, ड्रिंक यानी कि शराब नहीं पीनी चाहिए, एंड डांसिंग मतलब कि ये जैसे उस टाइम पर राजा जो थे वो नृत्य वगैरह देखते थे वो सब नहीं करना चाहिए। शुडंट इंडल्ज विद वीमेन, वीमेन के साथ ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, शुड वर्शिप ब्राह्मण्स डेली, राजा जो है उसको ब्राह्मण्स की डेली पूजा करनी चाहिए। पब्लिक यूटिलिटीज़ कंस्ट्रक्ट करवानी चाहिए, जैसे स्कूल को जैसे स्कूल यानी कि विद्यालय बनवाने चाहिए, एंड उस टाइम पर तो खैर गुरुकुल होते थे तो उनका निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर बनवाने चाहिए, कुआं खुदवाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की जो पब्लिक यूटिलिटीज़ है वो कंस्ट्रक्ट करवानी चाहिए राजा को। शुड टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स, जो लोग ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है उनकी राजा को ख्याल रखना चाहिए उनका। ठीक है, एंड उनको शिक्षा प्रदान करवानी चाहिए। किंग शुड डू रक्षण एंड पालन, किंग यानी कि जो राजा है उसकी 2 ड्यूटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, रक्षण और पालन, मतलब कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपने प्रजा का पालन करना। ठीक है, तो रक्षण एंड पालन। नेक्स्ट है, किंग हु डजंट परफॉर्म ड्यूटी गो टू हेल, ये कहा गया है कि जो राजा अपनी इन ड्यूटीज़ को फॉलो अप नहीं करता है वो हेल यानी कि नरक में जाता है। ठीक है, किंग को पनिश करना चाहिए रॉन्ग डूअर्स को, जो गलत काम करे, एंड रिवॉर्ड यानी कि इनाम देना चाहिए गुड वर्कर्स को, जो अच्छा काम करे। अब जो मनुस्मृति है उसमें पनिशमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, मनुस्मृति में पनिशमेंट के बारे में ये लिखा हुआ है कि जो लोअर वर्ना के लोग हैं, ठीक है, मतलब कि जो निचली जाति के लोग हैं उनको हाई पनिशमेंट मिलेगी अगर वो गलत काम करेंगे तो। ठीक है, एंड हाई वर्ना के जो लोग हैं उनको कम पनिशमेंट मिलेगी अगर वो भी सेम उन्होंने काम किया है तो। ठीक है, कोई गलत काम किया है, मान लो 2 लोगों ने चोरी की, एक व्यक्ति हाई यानी कि अपर वर्ण का है, एक व्यक्ति लोअर वर्ण का है, तो जो निचली जाति का व्यक्ति है उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, जो ऊंची जाति का व्यक्ति है उसको कम पनिशमेंट मिलेगी। ये उस टाइम पर मनुस्मृति में दिया गया था। टैक्सेशन पॉलिसी क्या थी, राजा को लोग टैक्स देते थे, राजा जो है वो 1/6 जो पार्ट है वो लेता था फर्टाइल लैंड से। अगर किसी व्यक्ति के पास उपजाऊ ज़मीन है तो उसको 1/6 प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता था राजा को। लेस फर्टाइल है तो 1/8, सबसे कम फर्टाइल है तो 1/12। ठीक है, इसके अलावा जो लोग अन्य व्यापार करते थे जैसे दूध का, शहद का, मीट का या बटर का, उनको भी 1/6 अपना प्रॉफिट का हिस्सा राजा को देना पड़ता था। अब ये जो मनुस्मृति है ये कंपाइलेशन थी बहुत सारे ऑथर्स की, ऐसा नहीं था कि किसी एक व्यक्ति ने ही मनुस्मृति को कंपाइल किया हो। इसमें टोटल 2685 वर्सेस मिली हैं। ठीक है, मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनु जो थे उन्होंने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइंस ऑफ गवर्नेंस यानी कि शासन करने का जो विज्ञान है उसको लिखा था, मतलब कि उसके ऊपर कुछ कहा था। ठीक है, डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ स्टेट ओरिजिन, मतलब कि मनुस्मृति में डिवाइन राइट थ्योरी भी गिवन है जिसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है, जो राजा है उसको भी भगवान के द्वारा ही नियुक्त किया गया है, इसलिए जो राजा है उसी का बेटा अगला राजा बनता है। ठीक है, क्योंकि उसको खुद भगवान ने चुना है। इसके अलावा
स्टेट को क्रिएशन ऑफ गॉड माना जाता है। ठीक है, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग मनुस्मृति में 8 ड्यूटी लिखी है राजा के बारे में, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिशन। इसके अलावा मनु ने क्लासिफाई किया लॉ को अंडर 18 हेड्स कोल्ड व्यवहार पद। ठीक है, मनु जो थे उन्होंने मनुस्मृति में कानून को, लॉ को 18 हेड्स के अंदर क्लासिफाई किया था, जिसको व्यवहार पद कहा गया। अब ये देखें मनुस्मृति जो है क्या बताती है विमेन के बारे में। मनुस्मृति में विमेन के बारे में भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, कि महिलाओं को कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में, लेकिन उस टाइम पर महिलाओं के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते थे। ठीक है, तो इसलिए मनुस्मृति में यही लिखा हुआ है कि महिलाओं के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब कि पिता से उन्हें सिर्फ जो विवाह के समय दिया जाएगा वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब मनुस्मृति में उस टाइम पर लिखा हुआ था। स्त्री धन मतलब कि प्रॉपर्टी गिवन ड्यूरिंग मैरिज, जो महिलाओं को शादी के टाइम पर दी जाती थी उसको स्त्री धन कहा जाता था, उसके बारे में भी मनुस्मृति में मेंशन है। नेक्स्ट है विडोज। विडो मतलब कि अगर कोई महिला विडो हो जाती है, अगर उसका तो उसका व्यवहार कैसा होगा। ठीक है, विडो जो वीमेन है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। ठीक है, शूद्र वीमेन के बारे में अलग से दिया हुआ है। जो शूद्र वीमेन है उसके पास कम राइट्स होंगे। ठीक है, इन कंपैरिजन टू क्षत्रिय वीमेन या फिर ब्राह्मण वीमेन। ठीक है, इसके अलावा मनुस्मृति जो है वो बताती है कि जो राजा है उसको साम दाम दंड भेद की नीति पता होनी चाहिए। ठीक है, किंग शुड हैव नॉलेज ऑफ साम दाम दंड भेद। अब मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ब्रह्मा जो है उनको क्रिएटर माना जाता है यूनिवर्स का, एंड ये माना जाता है कि ब्रह्मा ने ही 4 वर्णों को जन्म दिया। ठीक है, ब्रह्मा गेव बर्थ टू 4 वर्णास। अच्छा, ब्रह्मा जो थे उनके माउथ यानी कि उनके मुंह से ब्राह्मण्स का जन्म हुआ। ठीक है, इसीलिए ब्राह्मण्स का काम क्या था, पूजा पाठ करना एंड शिक्षा देना। एंड ये माना जाता है कि जो ब्रह्मा है उनके शोल्डर्स यानी कि उनके कंधों से, उनके हाथों से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, इसलिए क्षत्रिय जो है वो अपने हाथ चलाते हैं, युद्ध करते हैं। उनके थाइज से वैश्य का जन्म हुआ, इसीलिए जो वैश्य है उनका काम था व्यापार करना। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी जो है वो व्यापार पर ही स्टैंड होती है। ठीक है, जैसे व्यक्ति थाइज के द्वारा ही स्टैंड हो पाता है वैसे ही। एंड जो शूद्र है वो ये माना जाता था कि वो ब्रह्मा के फीट यानी कि पैरों से उन्होंने जन्म लिया, इसलिए शूद्र को काफ़ी नीचा समझा जाता था एंड उनको बाकी लोगों के बराबर राइट्स नहीं दिए गए थे। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था मनुस्मृति का। उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।